मुंगेरी लाल की चाट की दुकान के बाहर दो आदमी बात कर रहे हैं। सुना है जंगल की गुफा में एक बहुत शक्तिशाली बाबा है। हाँ हाँ, किसी की जान लेना और उसकी आत्मा को वश में करना उसके बाएं हाथ का खेल है। काला जादू का सौदागर है। तंत्र मंत्र की सिद्धि से वो किसी की जिंदगी बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। मुंगेरी लाल को किसी ऐसे ही आदमी की तलाश थी। उस रात मुंगेरी लाल 2 बजे अकेले जंगल के अंदर जाता है। जंगल के बीचों बीच एक गुफा होती है, जहां से जोर जोर से मंत्र चिल्लाने की आवाजें आती है। शायद इसी गुफा में काला जादू करने वाला बाबा रहता है। अंदर जाऊं या नहीं? गुफा से मंत्र जाप करने की आवाज आनी बंद हो जाती है और वो बाबा मुंगेरी लाल को आवाज देने लगता है। क्या सोच रहा है मुंगेरी लाल? अंदर आजा। मुंगेरी लाल गुफा के अंदर डरते हुए जाता है। सामने से खून की धार आ रही थी। खून देख के डर लग रहा है। अभी एक छोटी बच्ची की बलि दी है। जल्दी बोल, क्या काम है? बाबा आपको मेरा नाम कैसे पता चला? और मैं गुफा के बाहर खड़ा हूँ, वो आपको कैसे पता? और भी बहुत कुछ जानता हूँ। 2 साल पहले तूने अपने ही दोस्त को पहाड़ से धक्का देकर मार दिया था ना? तू शादीशुदा होने के बाद भी दूसरी औरतों के साथ बिस्तर गरम करता है। और बस बाबा, बस और कुछ मत बताओ। जल्दी बता, यहाँ क्या काम है, वरना तेरे पास खड़ा शैतान तुझे मार देगा। पर यहाँ तो कोई नहीं खड़ा है। तभी मुंगेरी लाल की कोई गर्दन पकड़ लेता है और हवा में उठा लेता है। मुंगेरी लाल छटपटाता रहता है। तभी बाबा एक इशारा करते हैं और मुंगेरी लाल की गर्दन छूट जाती है। वो जमीन पर जा गिरता है। यकीन हो गया? जल्दी बता, क्या काम है? बाबा, मैं पिछले 7 साल से चाट बेच रहा हूँ, पर जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। और जो मेरे बाद आए थे, आज उनके पास बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है। तो तुझे भी जिंदगी में आगे बढ़ना है? नहीं, जो मेरे सामने बड़ी बड़ी डींगे मारता है, उन्हें बर्बाद होते हुए देखना है। ठीक है, ये नींबू ले। जिससे तुझे जलन होती है, उसके ऊपर ये नींबू फेंक देना। ठीक है बाबा। और नींबू फेंकने से पहले ओम फट स्वाहा, इसका बेड़ा गर्क हो, ये मंत्र का जाप करके फेंकना। जी बाबा। मुंगेरी लाल नींबू लेके चला जाता है। मुंगेरी लाल, तेरी खैर नहीं। अगली सुबह मुंगेरी लाल चाट की दुकान पर बैठा था। उसकी दुकान पर सत्यम नाम का पुराना ग्राहक आता है। और मुंगेरी लाल, हमारे लिए एक चाट तो बनाओ। अभी बना देते हैं। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रहे हो। हाँ, बहुत खुश है। अरे, हमारे घर का लोन 2 साल में ही खत्म हो गया है और ऑफिस में मैनेजर का पोस्ट भी मिला है। बहुत खुश हो गए। अब किसी बात की कोई चिंता नहीं है। हम तो अभी भी भाड़े के ही घर में रहते हैं। अच्छा ये बताओ, पगार पानी भी बड़ा होगा है? मुंगेरी लाल, पूछो मत। अरे भाई, 1.5 लाख महीना और 2 महीने के बाद बाहर गांव जाने वाला हूँ अपने बीवी बच्चों के साथ। बाप रे, 1.5 लाख हर महीने? मेरा तो मुश्किल से 20,000 ही बनता होगा, और खाने वाले 6। इसका क्या, बीवी बच्चे और ये। अरे भाई, कहाँ खो गए? आते हैं हम, हैं? 5 साल पहले चपरासी की नौकरी करता था और अभी लखपति बन गया, और मैं यहीं का यहीं रह गया। अब से इसकी जिंदगी नरक कर दूंगा। हाँ।
मुंगेरी लाल बाबा का दिया हुआ नींबू निकालता है, मंत्र का जाप करता है और उसके ऊपर फेंक देता है। सत्यम अपने घर पहुंचता है और उसके दरवाजे पर एक आदमी आता है। ये सत्यम तू ही है ना? जी। 2 दिन के अंदर ये घर खाली कर दे। जैसे तूने ये घर लिया है वो फ्रॉड था। तेरे जैसे ही 4-5 लोगों को इसने यही घर बेचा हुआ है। क्या? तभी सत्यम को बॉस का कॉल आता है। सॉरी सत्यम, मैंने वो पोस्ट दूसरे एम्प्लॉय को दे दी। नेक्स्ट टाइम आपका देखते हैं। अरे पर सर! एक पल में सत्यम की दुनिया ही बदल गई। सत्यम कुछ समझ नहीं पा रहा था। अचानक से सत्यम अपने घर के बाहर चलने लगा, जैसे सत्यम का शरीर उसके बस में था ही नहीं। सत्यम खुद से बड़बड़ा रहा था। क्या मेरी पत्नी किसी और के साथ घूम रही है? तू पागल है? वो बस मुझे प्यार करती है। सब लोग सत्यम को अजीब तरीके से देख रहे थे। सत्यम चलते चलते एक पार्क में पहुंच गया। पार्क में उसकी पत्नी किसी पराये मर्द के साथ हंस खेल रही थी। हाँ, तुम सही कह रहे थे। अभी उसे बताता हूँ। सत्यम जिसे अपनी पत्नी समझ के मारने गया था, वो औरत दूसरी थी, सत्यम की पत्नी नहीं थी। सत्यम का दिमाग बहुत अजीब हरकतें कर रहा था। वहां से भागते हुए चलती गाड़ी के सामने जा खड़ा हो गया। सत्यम की आंखें हॉस्पिटल में खुलती है। एक्सीडेंट में सत्यम के दोनों पैर चले जाते हैं। सामने पिताजी बैठकर रो रहे थे। बेटा, तुझे होश आ गया? 1 महीने से तू कोमा में था। तेरी ये हालत देख के बहू ने आत्महत्या कर ली और चुटकी का भी कोई अता पता नहीं है बेटा। सत्यम जिंदा होने के बाद भी मर चुका था और ये बात जान के मुंगेरी लाल बहुत खुश होता है। अब जिंदगी जीने का मजा आ गया है। अरे हंसते हुए चेहरे रो रहे हैं। ऐसे ही मुंगेरी लाल कई जिंदगियां बर्बाद कर देता है। किसी के कारोबार में आग लग जाती है तो कोई 1 दिन के अंदर ही मर जाता है और ये सब देख मुंगेरी लाल बहुत खुश होता है। अब मुंगेरी लाल को ये करने में बहुत मजा आ रहा था। एक दिन मुंगेरी लाल की चाट की दुकान पर एक फॉरेनर आया। रोनी, भैया मुझे एक चाट दो। मुंगेरी लाल उसे एक चाट देता है। 20 रुपए की चाट के लिए रोनी 2000 रुपए देता है खुशी खुशी। रख लो 2000, वो भी 20 रुपए की चाट के लिए? लगता है बहुत पैसे वाला है। होगा भी, विदेशी जो है। इस विदेशी पे ये आखिरी नींबू मारता हूँ, मजा आ जाएगा। मुंगेरी लाल नींबू निकालता है, मंत्र का जाप करता है और रोनी के ऊपर फेंकता है। तभी एक कार वहां से गुजरती है और नींबू कार से टकरा के मुंगेरी लाल के ऊपर ही वापस गिर जाता है। अरे बाप रे, ये तो मुझ पे ही आ गया। अब क्या होगा? तभी जोर जोर से मुंगेरी लाल का सिर घूमने लगा और वो वहीं गिर गया। मुंगेरी लाल की आंखें खुलती है, तभी वो अपने घर के रूम में होता है। मैं घर कैसे आया और मुझे चक्कर कैसे आने लगे थे? तभी एक पिशाच रूम के कोने में बैठा था। मैं तेरे शरीर में घुस गया था। कौन है तू? मैं पिशाच हूँ। वो मंत्र वाला नींबू तेरे पे गिरा था। अब तेरी जिंदगी मैं बर्बाद कर दूंगा।
मुंगेरी लाल जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा और पिशाच जोर जोर से हंस रहा था। मुंगेरी लाल की पत्नी रेखा भागते हुए आती है। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? अरे अंधी है, वो देख कैसे देख देख के हंस रहा है। पर वहाँ कोई नहीं है। देख मेरे पास आ गया, बेड पे बैठ गया। कोई नहीं है यहाँ। तेरे अलावा कोई और नहीं देख सकता मुझे। रेखा, सच में तुझे ये नहीं दिखाई दे रहा? कितनी बार बोलूं, हम दोनों के अलावा इस रूम में कोई नहीं है। मुझे बाहर ले चल। मुंगेरी लाल के साथ जो हो रहा था वैसे ही उन सब के साथ हो रहा था जिनके ऊपर मुंगेरी लाल ने नींबू फेंका था। हमेशा वो पिशाच उनके पास घूमता रहता। एक एक करके तेरा पूरा परिवार खा जाऊंगा। मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा, नहीं। तेरी पत्नी, तेरे बच्चे धीरे धीरे तुझे पागल समझने लगेंगे। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। आधी रात में मुंगेरी लाल चिल्लाने लगता। अकेले में खुद से बातें करते, हंसता रोता गुस्सा करता। अचानक से मुंगेरी लाल का शरीर काम करना बंद कर देता है। ना चल सकता था और ना ही बोल सकता था। एक दिन मुंगेरी लाल घर के हॉल में बैठा था। रेखा अनजान मर्द के साथ आई। तुम डरो मत, इसके शरीर को लकवा मारा है, ये किसी को कुछ नहीं बताएगा। रेखा उस आदमी को लेकर रूम में चली गई और दरवाजा बंद हो गया। मुंगेरी लाल के सामने ये सब हो रहा था, पर वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकता था। उसी दिन मुंगेरी लाल वहीं बैठे बैठे मर गया। उसके मरने पर कोई दुखी नहीं हुआ था। अब वो इस दुनिया में नहीं है। इससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। जैसी करनी वैसी भरनी। मुंगेरी लाल ने कई जिंदगियां बर्बाद की थी, तो भला उसकी जिंदगी कैसे आबाद रहती। मनोज, जल्दी से त्रिशूल ले, मार दे उसे। रघु ने जोर से चिल्लाकर मनोज से कहा। ये शब्द मनोज के कान पर पड़े और मनोज ने जमीन पर पड़े त्रिशूल को उठाया और सामने खड़े दैत्य के पेट में उतार दिया। त्रिशूल पेट में जाते ही उस दैत्य की चीख ने खजाने के गुफा को भर दिया। खजाने की खोज में आए मनोज और रघु को खजाना तो मिला, लेकिन उसकी रक्षा कर रहे दैत्य के साथ मनोज और रघु की लड़ाई हुई। दैत्य के ही हाथ से फिसले त्रिशूल को मनोज ने रघु के कहने पर जमीन से उठाया और उससे दैत्य को खत्म कर दिया। दैत्य की लाश गुफा के बाहर पड़ी हुई थी। मनोज और रघु गुफा के अंदर गए। गुफा के अंदर काफी अंधेरा था। रघु ने मशाल जलाई और उसके उजाले में दोनों आगे बढ़े। आगे बढ़ते ही दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। सामने हीरे, मोती और सोने से खचाखच भरे कई 100 बक्से थे। उनकी चमक से मनोज और रघु की आंखों में सोने का रंग उतर आया। मनोज ने अपने आप को संभाला और 4 कदम आगे जाने के बाद उसने चमक रहे बड़े से हीरे को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और एक काले नाग ने फिस से फन निकालकर मनोज को डस लिया। मनोज अपने बिस्तर पर पड़ा था। उसने आंखें खोली तो उसके सामने रघु सुबह की चाय लेकर खड़ा था। रघु ने उसके पास बैठते हुए हंसी के साथ कहा, क्यों भाई, आज फिर से वही सपना?
मनोज ने हाँ में सिर हिलाया। रघु ने कहा, हर 7-8 दिन में एक ही सपना देखता है, लेकिन असल जिंदगी में खजाना कब दिलवाएगा? मनोज ने रघु के हाथ से चाय लेते हुए कहा, सपना तो हमेशा ही आता है, पता नहीं क्या मन में है ऊपर वाले के। ऊपर वाले के मन का तो पता नहीं, पर अगर हम समय से काम पर नहीं गए तो हमसे ऊपर जो बैठा है हमारा बॉस हमें नौकरी से निकाल देगा। इसलिए चल जल्दी से। मनोज ने जल्दी जल्दी चाय पीना शुरू किया। मनोज और रघु दोनों अलग अलग गांव से इस शहर में आए थे। दोनों ने MSW से डिग्री लेकर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट बेसिस पर जॉब कर रहे थे। उनका काम था वृद्धाश्रम में सरकारी अनाज का जमा खर्च रखना, लेकिन उनका काम में मन नहीं लगता था। दोनों जल्दी जल्दी अमीर बनना चाहते थे। इसी वजह से वो वृद्धाश्रम में आने वाले अनाज को चोरी छिपे छोटे मोटे व्यापारियों को बेचा करते थे। मनोज को खजाना मिलने का सपना हमेशा आता था, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कत आती जिससे उसे सपने में खजाना नहीं मिल पाता। पर उसके मन में खजाने को पाने की ललक हमेशा से थी। इसमें रघु भी उसका साथ देता था। दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे साथी थे। मिली भगत करके दोनों सरकारी अनाज की चोरियां करते थे। आज दोनों अनाज की रसीद लेने के लिए वृद्धाश्रम पहुंचे। उन्हें देखकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे और धूप सेक रहे बंसी काका ने उन्हें आवाज लगाई, अरे ओ राम और श्याम, कहाँ जा रहे हो? अरे इधर तो आओ। दोनों काका के पास आए और उनके करीब बैठते हुए मनोज ने कहा, क्या चाचा जी, हरिद्वार जाने की उम्र में दुनिया की खबरें जुटा रहे हो? बताओ क्या है आज की ताजा खबर? भाई, नामचीन डाकू मंगल सिंह और उसके गिरोह का भानगढ़ में रहस्यमयी तरीके से खून हुआ है। रहस्यमयी तरीके से? ऐसा कुछ नहीं होगा। पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया होगा। बदनामी से बचने के लिए कह दिया होगा कि रहस्यमयी तरीके से मरे हैं। अरे ढप और शंख, जिस पर 50 लाख का इनाम हो उसे तो पुलिस मारने के बाद सीना तान कर कहेगी कि इसे तो हमने ही मारा है कि नहीं? उन्हें मारा होगा उसी ने। किसने काका? भानगढ़ के रक्षक ने। कई 100 सालों पहले की बात है। उस जमाने में राजा मान सिंह भानगढ़ के राजा हुआ करते थे। उनके पास हिंदुस्तान के करीब करीब उस समय के 50% सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, इन सब का खजाना हुआ करता था। राजा मान सिंह बहुत बहादुर थे और उन्होंने हर लड़ाई जीतकर ये खजाना जमा किया हुआ था। इतना खजाना होने से काफी दुश्मन राज्यों की नजर उस खजाने पर थी, पर उसे कोई भी लूट नहीं पाया, ना ही उसे चोरी कर पाया। एक बार साधु उनके यहाँ आया था। उस रात आसमान साफ था। चांद भी अपने पूरे आकार में चमकते हुए अपने होने का प्रमाण दे रहा था। साधु अपने कक्ष में सो रहे थे। अचानक ही उनकी आंखें खुली और वो उठकर उनके कक्ष के बाहर चले गए। रात के समय का तीसरा पहर था, इसीलिए किले में घनघोर शांति बनी हुई थी। साधु ने महल के बाहर प्रांगण में बने खंबे के पीछे छुपकर झांकते हुए देखा कि एक पहरेदार सैनिक गहरी नींद में है। उसके पीछे से हल्के कदमों से साधु महल के अंदर दाईं तरफ मुड़ा। खजाने के कक्ष के बाहर आकर उसने पहरा दे रहे सैनिक के पीछे से आकर उसके मुंह को दबाते हुए उसे अंधेरे में खींचा। उसे खत्म करने के बाद और एक सैनिक से साधु का मुकाबला हुआ तो उसे भी साधु ने मार दिया। अब साधु खजाने के कक्ष में था। उसके सामने बहुत सारा सोना, हीरे, जवाहरात थे। उसकी रोशनी से साधु की आंखें चकाचौंध हो रही थी। अभी साधु ने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि पीछे से कुछ गुरगुराने की आवाज आई। साधु ने पलटकर देखा
तो उसकी रूह डर के मारे कांप उठी। बड़े दांत वाला, लंबे नाखूनों वाला और शैतानी शक्ल सूरत वाला एक लंबा सा शैतान उसके सामने खड़ा था। साधु कुछ कर पाए उसके पहले ही उस शैतान ने साधु के गले पर अपने लंबे नाखूनों से वार किया। सर से खून के छींटे साधु के गले से निकले और साधु जमीन पर जा गिरा। तड़पते हुए उसके प्राण पखेरु उड़ गए। महल के प्रांगण में साधु का शव पड़ा था। अगल बगल कुछ सैनिक, मंत्री और राजा मानसिंह खड़े थे। महामंत्री ने राजा से कहा, खुद को सिद्ध पुरुष कहलाने वाला ये एक ढोंगी पाखंडी साधु था जो कि किले में चोरी करने आया था। हमारा खजाना या उस कक्ष की कोई चीज हमारे और हमारे परिवार के सिवा कोई दूसरा व्यक्ति छू तक नहीं सकता। जो भी ऐसा करेगा उसका यही हश्र होगा। घनघोर जंगल की खामोशी में कुछ कदमों की हलचल महसूस हुई। तभी घास खाते हुए एक हिरन ने अपने कान खड़े किए, लेकिन अगले ही पल उसने फिर से चरना शुरू किया। वहीं दूसरी ओर एक बाण उसे अपना निशाना बनाने के लिए तैयार था। ये निशाना ताने हुए धीरे धीरे राजकुमारी विद्या हिरन के करीब जा रही थी। अब हिरन राजकुमारी के बिल्कुल सही निशाने पर था। तभी उसे पीछे से कुछ गुरगुराने की आवाज आई। राजकुमारी ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक तेंदुआ राजकुमारी पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार था। अगले ही पल वो राजकुमारी की तरफ कूद पड़ा। राजकुमारी की आंखें फटी की फटी रह गई, लेकिन तभी एक सपाट से आए एक बाण ने तेंदुए के गर्दन को भेदा। तेंदुए ने जमीन पर गिरते ही दम तोड़ा। महामंत्री के बेटे धनानंद का वो बाण था जिसने तेंदुए की जान ली। धनुष्य अपने कंधे पर रखकर धनानंद ने विद्या के पास आकर कहा, आज हम सही समय पर आए, नहीं तो इस तेंदुए ने तो आपको हमसे छीन ही लिया था। आपके रहते हमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपके पिता के राज्य में हमारा प्रेम ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रह पाएगा। ये राजपाट से ज्यादा महत्वपूर्ण आपका प्यार है हमारे लिए। इसीलिए तो कह रहे हैं कि खजाने के कक्ष में जो कांच का बक्सा बना हुआ है उसे जल्द से जल्द हमें दे दो। उस बक्से में नक्शा है जो हमें इस राज्य से गुप्त तरीके से निकलने का रास्ता बता सकता है। उसे जल्द से जल्द हासिल करें और फिर हमें हमारी अपनी जिंदगी जीने से कोई नहीं रोक सकता। पर उस नक्शे के बिना हम यहाँ से निकल नहीं सकते, और अगर हम वैसे ही तुम्हारे किले से भागे तो कुछ ही समय के अंदर हम पकड़े जाएंगे। तुम चिंता मत करो, आज रात को तुम्हारे हाथ में वो नक्शा होगा। रात के दूसरे पहर जब आधे से ज्यादा किला नींद की आगोश में था, वहीं धनानंद के कमरे के दिए अब तक जल रहे थे। तभी आवाज में महामंत्री अपने बेटे धनानंद से कह रहे थे, कुछ भी करके हमें वो नक्शा चाहिए। उसके जरिए ही हम राजा विश्वनाथ की मदद कर सकते हैं। एक बार दुश्मन राज्य की सेना यहाँ तक गुप्त रास्ते से आ गई, फिर तो राजा मानसिंह को परास्त होने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। तभी धनानंद की नजर उनकी बातों को सुन रहे एक साये की तरफ गई। धनानंद उस साये की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उस साये ने धनानंद को अपने ओर आते देखा, वो साया वहां से भाग गया। लगता है उसने हमारी बातें सुन ली, खत्म कर दो उसे। धनानंद उस साये के पीछे अपनी नंगी तलवार लेकर कक्ष के बाहर गया। एक मशाल के उजाले के नीचे से उस साये को भागते धनानंद ने देखा तो वो चौंक गया। वो कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी विद्या थी, जो कि खजाने के कक्ष से कांच का बक्सा लेकर धनानंद के साथ भाग जाने के उद्देश्य से धनानंद के कक्ष में आई थी। महामंत्री की बातें सुनकर उसके होश उड़ गए और वो वहां से भागी। राजकुमारी विद्या एक अंधियारे किले के गलियारे में पहुंची।
धनानंद भी उसके पीछे भागता चला गया। भागते भागते अंधेरे से सने एक गुप्त दरवाजे के अंदर राजकुमारी ने प्रवेश किया। वो एक कक्ष में आई। उसके पीछे पीछे धनानंद भी वहां पहुंचा। थोड़ा हाफते हुए धनानंद की नजर राजकुमारी के हाथ के बक्से की तरफ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अच्छा हुआ कि तुम्हें सारी सच्चाई पता चल गई। चलो वो बक्सा दे दो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। राजकुमारी ने नामे गर्दन हिलाई। धनानंद राजकुमारी की तरफ बढ़ा और उसने राजकुमारी पर तलवार चलाने ही चाही कि धनानंद की दिल दहला देने वाली चीख निकली। उसने अपने पेट की तरफ देखा तो उसकी लगभग सारी अंतड़ियां बाहर आ चुकी थी। वो धम्म से जमीन पर जा गिरा। भानगढ़ के रक्षक ने धनानंद के पीठ में अपने धारदार नाखून घुसाए थे। राजकुमारी गुप्त दरवाजे से भागते भागते जिस कक्ष में आई थी, वो कक्ष खजाने का कक्ष था, जिसकी रक्षा कर रहा था भानगढ़ का रक्षक। राजा मानसिंह और उसके वंशज के बिना कोई भी दूसरा उस कमरे में नहीं आ सकता था। भानगढ़ के रक्षक का खौफनाक रूप और सामने मरे पड़े धनानंद को देखकर राजकुमारी विद्या बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। ये कहानी सुनकर मनोज और रघु दोनों सन्न रह गए। उस खजाने के कक्ष में आज भी कोई नहीं जा सकता, बशर्ते वो राजा मानसिंह का वंश ना हो। तो चलो भाई, बड़ी बातें कर ली, मैं जरा अब आराम करने जाता हूं। ऐसा कहकर बंसी काका वहां से चले गए। कुछ सोचते हुए मनोज ने रघु से कहा, कुछ समझा? राजा का वंश अभी भी उस खजाने के कक्ष में जा सकता है। अगर हम उसके वंश को ढूंढते हैं तो सोच, खजाने के मालिक सिर्फ हम ही रहेंगे। दुनिया के पहले 10 अमीर लोगों में अपनी गिनती होगी। पर उसके वंशज होंगे कहाँ? जो खजाने का सपना आता है ना, हमेशा इसीलिए आता था। गुरु, अब हमें अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। बस हमें अब ढूंढना राजा मानसिंह के वंश को है। अधारा नाम के गांव में एक संग्रहालय था, जिसमें राजा रोज एक शिकार किया हुआ जानवर और तलवार लाकर रख देता था। उस जगह सिर्फ और सिर्फ राजा के शिकार किए हुए जानवर और तलवारें रखी जाती थी, और उनकी देखभाल करने के लिए राजा ने माला और गीता, इन 2 औरतों को वहां पर रखा था। एक शाम जब राजा शिकार से लौटा तो वो अपने साथ एक भेड़िया का कटा हुआ सिर लेकर आया। इससे पहले राजा ने जानवरों को सिर्फ मारा था, पर आज उन्हें काटकर पहली बार लाया था। इसके कारण माला और गीता डरी हुई थी। राजा संग्रहालय में आया। वो औरतें वहीं खड़ी थी। इसके सिर को खास तरीके से सजाया जाए, ये हमारा खास शिकार है। सेवकों ने भेड़िए का सिर औरतों के हाथों में दे दिया। उससे अभी भी खून टपक रहा था। राजा ने अपनी तलवार माला के हाथों में देकर कहा, इसे भी खास तरीके से रखना, मैं कल देखने आऊंगा। इतना कहकर राजा और उसके सेवक वहां से चले गए। माला और गीता ने उस शिकार और तलवार को संग्रहालय के बीचों बीच सजाया। आज का तो हो गया। चल खाना खा के सो जाते हैं, बहुत भूख लगी है। रुक, ये देख, तलवार पर लगा सारा खून जमीन पर गिर रहा है। इसे साफ करना होगा। ठीक है, मैं करती हूँ। तू जल्दी जा और खाना गरम कर। जा। हाँ ठीक है, ठीक से करना। हाँ। गीता दूसरे कमरे में चली गई और माला वो जमीन पर पड़ा खून साफ करने लगी। उसकी गर्दन तलवार पर गिरने की वजह से कट गई और उसका शरीर 2 हिस्सों में बिखर गया। तलवार पर माला और भेड़िए का खून एक होकर
नीचे माला के गर्दन पर गिरने लगा। माला अब भी दर्द से तड़प रही थी, पर कुछ देर बाद तड़पते तड़पते ही वो मर गई। माला का शरीर निश्चल हो गया, पर तलवार का वो खून अब भी उसकी गर्दन पर गिर रहा था। थोड़ी देर बाद उस कटे हुए भेड़िए की आंखें चमकने लगी और उसके कारण वो भयानक और जिंदा दिखाई दे रहा था। अचानक से माला का सिर उड़ता हुआ आया और गर्दन से जाकर चिपक गया। तलवार से गिरती हुई खून की बूंदें हवा में ही रुक गई और माला का शरीर धीरे धीरे हिलने लगा। उसमें वापस जान आने लगी। जैसे ही माला ने अपनी आंखें खोली, खून की वो बूंदें फिर से तलवार की तरफ खींची चली आई। उसकी आंखें बिल्कुल पीली हो चुकी थी। गर्दन पर कटा हुआ निशान भी वैसा ही था और उससे भेड़िया और माला का खून एक साथ बह रहा था। माला के शरीर पर भेड़िए की तरह बाल आने लगे और उसकी वजह से वो एक बदसूरत चुड़ैल की तरह लग रही थी। उसने वो तलवार उठाई और अपनी बड़ी जुबान बाहर निकालकर उस पर का खून एक झटके में चाट लिया। तलवार की वजह से उसकी जुबान दो हिस्सों में कट गई, पर मुंह से जरा भी खून नहीं बहा। वो चुड़ैल भेड़िए की तरह चिल्लाने लगी। चुड़ैल के शांत होते ही गीता की आवाज आई। माला, क्या कर रहे हैं? आजा, खाना गर्म हो गया है। भूख लगी है। तलवार हाथ में लेकर चुड़ैल गीता की तरफ जाने लगी। गीता एक छोटे से कमरे में खाना खा रही थी। कमरे का दरवाजा छोटा होने की वजह से झुक के अंदर जाना पड़ता था। वो चुड़ैल कमरे के दरवाजे तक आई। गीता ने माला की साड़ी देखी और कहा, आ गई तू? क्या कर रहे थे इतनी देर? कुछ वक्त तक चुड़ैल बिना बोले वहीं दरवाजे पर खड़ी रही। चल अंदर आ, भूख नहीं लगी है? भूख लगी है। चुड़ैल ने अपने सिर को जोर से दीवार पर मारा और दरवाजे का हिस्सा तोड़ दिया। गीता माला का वो चुड़ैल वाला रूप देखकर डर गई। चुड़ैल गीता की तरफ बढ़ी और तलवार से उस पर वार करने लगी। गीता जोर जोर से चिल्ला रही थी, मदद के लिए पुकार रही थी, पर वहां कोई नहीं था। चुड़ैल ने गीता के शरीर के ढेर सारे टुकड़े कर दिए और वो टुकड़े खाने लगी। अपनी कटी हुई जुबान से गीता का खून चाटने लगी। अगली शाम जब राजा अपना शिकार लेकर आया, तब संग्रहालय की हालत देखकर डर गया। उसने देखा कि कल की तलवार अपनी जगह पर नहीं थी। जमीन पर चारों तरफ खून पड़ा हुआ था। ये सब क्या हुआ? माला, गीता? राजा धीरे धीरे अंदर आने लगा। राजा के दो सेवक भी डर डर के राजा के पीछे जाने लगे। चलते चलते राजा उस छोटे कमरे तक पहुंचा और अंदर का वो दृश्य देखकर और भी डर गया। जमीन पर सारा खून और आतड़ियां पड़ी थी। डर के मारे राजा ने अपनी तलवार निकाली और आगे बढ़ता रहा। अचानक चुड़ैल ने ऊपर से उन दो सेवकों पर हमला किया और तलवार से उन्हें मार डाला। उसने राजा पर भी हमला किया, पर राजा ने अपनी तलवार आगे करके खुद को बचा लिया। कौन हो तुम? माला? भूख लगी है, तुम्हें खाऊंगी। माला, मतलब तुमने ही गीता को मारा और खा गई, नरभक्षी कहीं की। चुड़ैल को ये सुनकर गुस्सा आया और वो भेड़िए की आवाज में चीखने लगी। चुड़ैल ने राजा पर जोर से वार किया और उसकी तलवार तोड़ दी। तुरंत ही दूसरा वार किया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तीनों को मारने के बाद
उनकी लाशों को घसीटते हुए अंदर ले गई और एक एक को काट काट कर खाने लगी। भूख लगी है। किस गहरी सोच में डूबा है राघव? रमन, हम रात के अंधेरे में जिस काम को अंजाम देते हैं ये कब तक करते रहेंगे यार? जब तक ये काम हमें मिलता रहेगा तब तक, या जब तक डॉक्टर विश्वास जिंदा है। हर इंसान के हक में कुछ काम आते हैं जिसे करने की उसकी इच्छा हो या ना हो, लेकिन उसे वो काम करना पड़ता है। सब नियति का खेल है, इसलिए ज्यादा सोच मत। ज्यादा सोचने से चिंता इंसान के साथ चिपक जाती है और चिता पर लिटा कर ही छूटती है। वैसे भी हमारा काम है ही कितना, 1-2 घंटे का काम है, फिर रात भर आराम ही आराम, फिर पूरा दिन कुछ भी करो। बात तो तेरी सही है, पर जाने क्यों कुछ दिनों से ये सब करते हुए मेरी बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। काम निपटाने के बाद 2 घूंट लगवाता हूँ तुझे, सारी बेचैनी दूर हो जाएगी। ये बेचैनी पीने से नहीं, हल निकालने से ही जाएगी। खुलकर बता। तो सुन, हम ये जो काम करते हैं इससे हमें बहुत सारा पैसा मिलता है। ये पैसे हमारे जीने के तरीके में एडजस्ट हो चुका है। सोच, अगर अचानक किसी दिन ये पैसा रुक गया तो घर कैसे चलेगा? हो गई ना टेंशन। देख रमन, हमने डॉक्टर विश्वास के साथ शादी तो नहीं की जो उम्र भर मियाँ बीवी के जैसे लड़ते झगड़ते साथ रहेंगे। किसी दिन वो बदल गया या जैसे तूने कहा कि मर गया तो हमारा क्या होगा? ये क्राइम की दुनिया है रमन, यहाँ पल भर में बहुत कुछ हो जाता है। इसलिए मैंने तो मन बना लिया है, जल्दी हम दोनों भाई एक किराना स्टोर डालेंगे और 1 नंबर का पैसा कमाकर घर चलाएंगे। बोल, क्या कहता है? अच्छा सोचा है भाई तूने, किराने स्टोर का आइडिया अच्छा है और मैं तेरे साथ हूँ। क्या हुआ? एक आदमी को उड़ा दिया यार। क्या? कब? अभी पीछे ही है वो, चल उसे देखते हैं। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? वो आदमी खून से लथपथ यहीं पर खड़ा था, तब मैंने उसे गाड़ी से ठोका और वो उछलकर इधर ही गिरा था। अगर ऐसा था तो मुझे भी तो कुछ दिखता ना भाई। शायद तूने जागती आंखों से कोई सपना देखा है। नहीं नहीं राघव, मैंने कोई सपना नहीं देखा यार, ये सच में हुआ है। वो आदमी यहीं गिरा था। ठीक है भाई, कर लिया यकीन, पर है कहाँ वो आदमी? दिखाओ। ए भाई, कोई है यहाँ? कोई है क्या? नहीं है ना कोई। अब चल, देर हो रही है। उसके पास पहुंच जाते तो मुश्किल हो जाती। तेरा डर हकीकत में बदल सकता था आज ही। कहीं और देखते हैं। क्या कहता है? पैसे चाहिए तो दाव तो लगाना ही होगा। चल।
किसी ने देखा तो नहीं? नहीं। आज देर कैसे हो गई तुम दोनों को? आज तो जल्दी आते मगर पहला शिकार दबोचने से पहले ही जाग गया, इसलिए हमने सेफ्टी के साथ किसी दूसरे को शिकार बनाया है। हमें जो देर हुई सो हुई डॉक्टर साहब, पर आपको इनके शरीर से जो निकालना है जल्दी ही निकाल कर इसका पोस्टमार्टम फिनिश कीजिए, ताकि हम इसके बॉडी को सुबह होने से पहले ही कहीं ठिकाने लगा दें। ऑर्डर दे रहा है तू मुझे? अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हमारी इतनी औकात कहाँ कि हम आपको ऑर्डर दे सकें। रिक्वेस्ट कर रहे हैं बस। मजाक कर रहा हूँ। अरे बेवकूफो, ये क्या लेकर आए हो तुम लोग? क्या हो गया डॉक्टर साहब? क्या हो गया कि बच्चे तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? डॉक्टर साहब, हम आपके साथ क्यों मजाक करेंगे? तो फिर तुम लोग मरे हुए आदमी के बॉडी क्यों लेकर आए हो? मरा हुआ आदमी? डॉक्टर साहब, ये आदमी तो... हाँ, ये वही आदमी है जिसे तुम लोग कुछ दिन पहले फुटपाथ से उठाकर लाए थे, और मैंने इसके बॉडी से बहुत सारे पार्ट्स निकाल लिए थे, लेकिन तुम बेवकूफ इसे ठिकाने लगाने के बजाय फिर से यहाँ ले आए। लेकिन डॉक्टर साहब, ये कैसे हो सकता है? हम दोनों भाइयों ने इसे काली मैदान में दफना दिया था। दफना दिया था तो फिर ये मुर्दा क्या खुद ही बाहर आ गया? हमें नहीं पता ये बाहर कैसे आया, पर मुझे पता है। कौन है? कौन बोला? तूने बोला? नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो आपके सामने चुपचाप खड़ा हूँ। तो तूने बोला? मैंने भी नहीं बोला डॉक्टर साहब, मैंने बोला। कौन हो तुम? भारत। डॉक्टर साहब, मुझे ऊपर वाले ने तुम पापियों को सजा देने के लिए डॉक्टर साहब, ये क्या हो रहा है? पता नहीं, मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। नमस्कार डॉक्टर साहब। तुम तो मर चुके हो, फिर कैसे बोल रहे हो? मुंह से बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब। भागो! दुनिया को मौत बांटने वाले आज खुद मौत से डर कर भाग रहे हैं। क्या मजाक है। बच गया। नहीं, मेरे पास मत आओ, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो मुझे, छोड़ दो मुझे। डॉक्टर विश्वास, तुम डॉक्टर नहीं हैवान हो। जिस जिंदा आदमी के अंग निकाल कर तूने उसे मार दिया, उसके भूत से ही तू अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है। नहीं मिलेगी ये भीख। मुझसे गलती हो गई भूत जी, नहीं भरत जी, पर वादा करता हूँ आज के बाद मैं किसी के भी बॉडी पार्ट्स नहीं चुराऊंगा। बस इस बार माफ कर दो। इस धरती पर भगवान के बाद लोग डॉक्टर पर ही विश्वास करते हैं डॉक्टर, और तुम्हारा तो नाम ही विश्वास है। लेकिन अफसोस, तू ना तो डॉक्टर कहलाने लायक है और ना ही विश्वास के लायक, इसलिए आज तुझे मरना ही होगा। देखो भरत जी, हमने आज ही ये गंदा प्रोफेशन छोड़ने की प्लानिंग की है। हम इस गंदे धंधे को छोड़ रहे हैं। गंदा धंधा छोड़ने की प्लानिंग करने से गंगा जी तुम्हारे पाप धो देंगी क्या? नहीं, नहीं धोएंगी।
मरना होगा तुम्हें। आज के बाद जो भी लोग इंसानी अंगों का अवैध तरीके से धंधा करेंगे, मैं उन्हें ऐसे ही मौत दूंगा। मध्य रात्रि का समय, एक सुनसान हवेली जिसके ऊपर अचानक काले बादल छा गए। चंगाधर के झुंड की आवाज से सारा माहौल डर की आवाज से गूंज उठा था, और उसी डर की आवाज में किसी की जोर से चीखने की आवाज आई, और कुछ ही पल में सब कुछ शांत हो गया। बनारस का एक लड़का तजेंद्र अपने कॉलेज के आखिरी साल की पढ़ाई कर रहा था। तजेंद्र बहुत ही होशियार था, कॉलेज में हमेशा फर्स्ट आता। कॉलेज में उसका एक अच्छा दोस्त भी था, दोनों साथ ही रहते। कॉलेज की एग्जाम खत्म होने के बाद तजेंद्र कुछ दिनों के लिए अपने गांव वापस जाना चाहता था। यार, अब तो कॉलेज भी खत्म हो गया, सोच रहा हूँ जब तक रिजल्ट नहीं मिलता तब तक गांव चला जाऊँ माँ बाबूजी के पास। बहुत साल हो गए उनसे मिला नहीं हूँ, और वो भी मुझे बहुत याद करते हैं। हाँ, तू तो चला जाएगा गांव, लेकिन मैं तो यहाँ अकेले रह जाऊंगा। मेरे पास तो राह देखने वाली फैमिली भी नहीं है। ऐसा मत बोल मेरे यार, मेरी फैमिली भी तो तुम्हारी ही फैमिली है। चल एक काम करते हैं, इस बार तू भी चल मेरे साथ मेरे गांव, माँ बाबूजी भी खुश हो जाएंगे और तुझे भी अकेला नहीं रहना पड़ेगा। बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन पहले अपने माँ बाबूजी को कॉल करके बता तो दो कि हम आ रहे हैं। अरे नहीं, मैं उन्हें नहीं बताऊंगा कि मैं गाँव आ रहा हूँ, उनके लिए सरप्राइज है। और वैसे भी अगर उन्हें बताऊंगा तो मुझे आने नहीं देंगे, कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे यहाँ रहने को कहेंगे। क्यों? माँ बाबूजी भला क्यों मना करेंगे तुम्हें मिलने से? पता नहीं यार क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैं जब भी गांव आने की बात करता हूँ माँ बाबूजी मना कर देते हैं, कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। इसलिए मैं इस बार बिना बताए जा रहा हूँ। ऐसा कहकर दोनों अपने कमरे में चले गए और गांव जाने की तैयारी करने लगे। गांव पहुंचते ही वो दोनों एक बड़ी सी हवेली के सामने रुके। वो हवेली किसी राजमहल से कम नहीं थी। अरे वाह ताजेंद्र, तुमने कभी बताया नहीं कि गांव में तुम्हारी इतनी बड़ी हवेली है। बताना क्या, अब तुम आ गए हो तो अपनी आंखों से देख लो। वो दोनों जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे, ताजेंद्र के पिता राय बहादुर ने उन्हें देखा। उन्हें देखते ही उनकी आंखों में डर बैठ गया। बेटा, तुम यहाँ क्यों आए और हमें बताया क्यों नहीं कि तुम आ रहे हो? और तुम्हारे साथ ये कौन है? बाबूजी, अगर मैं आपको बता देता कि मैं आ रहा हूँ तो आप मुझे आने नहीं देते, इसलिए मैं खुद आ गया आप दोनों से मिलने। और ये मेरा दोस्त है रोशन, हम दोनों साथ में पढ़ते हैं कॉलेज में। लेकिन बेटा, तुम्हें पहले मुझे बताना चाहिए था कि तुम यहाँ अपने दोस्त के साथ आ रहे हो। बाबूजी, अब आप छोड़िए ना इस बात को। और माँ कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तुम्हारी माँ कुछ दिन के लिए बाहर गाँव गई है, 2-3 दिन में आ जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं अब फ्रेश होता हूँ, थोड़ी देर आराम करता हूँ, रात में खाने के समय मुझे आवाज़ दीजिएगा। ताजेंद्र और रोशन कमरे में चले गए। राय बहादुर के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। ताजेंद्र नहाने के लिए गया, तब उसे अचानक एक खुशबू आई। वो खुशबू में ऐसे खो गया जैसे किसी ने उसे मोहित कर लिया हो। बहुत देर के बाद भी ताजेंद्र बाहर नहीं आया, इसलिए रोशन ने बाहर से दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ लगाई। रोशन की आवाज़ से ताजेंद्र होश में आया और बाहर आ गया। रात के खाने के वक्त जब सब बैठे थे, तब ताजेंद्र को किसी लड़की के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। बाबूजी, आपने घर में काम करने के लिए किसी लड़की को रखा है क्या? नहीं तो बेटा, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मुझे अभी किसी लड़की की हंसने की आवाज़ सुनाई दी। हंसने की आवाज़? ये क्या कह रहे हो तुम? हमने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी। लगता है गांव के मौसम का कुछ ज्यादा ही असर हो रहा है तुम पर। रोशन और ताजेंद्र जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन राय बहादुर के चेहरे का रंग उड़ गया था। उनके चेहरे के गहरे राज की झलक साफ दिखाई दे रही थी। अगले दिन सुबह जब ताजेंद्र और रोशन अपने हवेली के बगीचे में टहल रहे थे, तभी रोशन को हवेली के पीछे एक कुआं दिखाई दिया। दोनों कुएं की ओर चले गए, लेकिन वो कुएं को बंद कर दिया गया था और उसे एक बड़ा सा ताला भी लगाया था। उस ताले को सफेद कपड़े में लपेटकर लाल रंग के धागे से बांधा गया था। ताजेंद्र, ये क्या है यार? इस कुएं को ताला लगाकर बंद क्यों किया है? ऐसा भला कौन करता है? मुझे भी नहीं पता यार। मैं जब से छोटा था तब से ये कुआं बंद है और बाबूजी ने मुझे यहाँ आने से मना किया है। रोशन के मन में कुएं को खोलने की जिज्ञासा हुई,
उसने बिना कुछ सोचे एक पत्थर उठाया और ताले को तोड़ दिया। उसने जैसे ही ताला तोड़ा, जोर जोर से हवा चलने लगी। अभी तक जहां शांति थी, वहां अचानक चंगाधर और कुत्ते जोर जोर से आवाज करने लगे। हवेली में शांति से बैठे राय बहादुर अचानक से आवाज सुनकर डर गए और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। रोशन और ताजेंद्र को समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। वो दोनों जल्दी से महल के अंदर चले गए और ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ना हो। रात में जब रोशन और ताजेंद्र अपने कमरे में सो रहे थे, तब अचानक उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी। आओ मेरे पास आओ ताजेंद्र, कितना इंतजार कराओगे, कब से तुम्हारी राह देख रही हूं, आ जाओ ना। ताजेंद्र आवाज सुनकर जाग गया। उसने देखा कि सामने एक सुंदर लड़की खड़ी है जिसका शरीर रात के अंधेरे में भी चमक रहा है। उसे देख ताजेंद्र जैसे सम्मोहित हो गया। वो उसके पीछे पीछे कुएं तक चला गया। वो कुएं के पास पहुंचता उससे पहले ही रोशन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे पीछे खींच लिया। तुम क्या पागल हो गए हो क्या? इतनी रात को यहाँ क्यों आए तुम? मैं नहीं जानता यार, मैं यहाँ कैसे आया। मुझे बस एक लड़की की आवाज आई थी, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। रोशन ताजेंद्र को हवेली के अंदर लेकर गया। राय बहादुर को जब ये बात पता चली तब वो बहुत घबरा गए। तुम अभी के अभी यहाँ से वापस शहर लौट जाओ। लेकिन बाबूजी बात क्या है? आखिर आप मुझे अपने घर से क्यों दूर करना चाहते हैं? और उस कुएं का क्या राज है? जब तक आप मुझे नहीं बताते मैं कहीं नहीं जाऊंगा। राय बहादुर जब छोटे राजकुमार थे तब उस गांव में उनके दादा राजा सूर्यवर्मा का राज्य था। सूर्यवर्मा एक बहुत बहादुर राजा थे। एक दिन एक मिथिला नामक की नर्तकी राजमहल में आई। वो बहुत खूबसूरत थी। उसके शरीर से हमेशा एक सुगंध आती। उसने अपने नृत्य और खुशबू से सबको मोहित कर लिया था। राजा ने उसे अपने दरबार की श्रेष्ठ नर्तकी होने का उपहार दिया। लेकिन असल में वो एक विश्वकन्या थी जो अपने रूप से राजा को अपने मुंह में फंसाती और उन्हें मार देती थी। एक दिन रात को राजा सूर्यवर्मा ने मिथिला को अपने कक्ष में बुलाया। मिथिला ने राजा को मारने के लिए एक खंजर अपने पास रखा था। वह जैसे ही राजा के पास पहुंची, उसने राजा को मारने की कोशिश की, लेकिन उसका निशाना चूक गया और राजा बच गए। राजा ने तुरंत उसे पकड़ने का आदेश दिया। मिथिला को पकड़ने के बाद उसके हाथ पैर बांधकर उसे कुएं में फेंक दिया गया। लेकिन वो एक विषकन्या थी। उसे काले जादू में महारत हासिल थी। उसकी आत्मा ने पूरे राज्य में कोहराम मचाया था। रात के समय महल में अजीब अजीब आवाजें आती, कभी घुंघरू की तो कभी चिल्लाने की। एक दिन राजा अपने कक्ष में सो रहे थे। अचानक उनकी नींद खुली तो उन्होंने अपने सीने पर बैठी मिथिला को देखा, जिसका शरीर पूरी तरह गल गया हो और आंखें मानो खून से भरी हुई हो। मुझे मारकर तू बच नहीं सकता। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे पूरे वंश को खत्म कर दूंगी। अगले दिन राजा ने अपने राज्य के साधु को बुलाया। आपने जिसे मारा है वो एक विषकन्या थी। काले जादू टोना भी करती थी, इसलिए मरने के बाद भी उसे मुक्ति नहीं मिली। अब वो आपके पूरे वंश को खत्म करना चाहती है। लेकिन कोई तो उपाय होगा इन सबसे बचने का। साधुओं ने कुएं के पास एक यज्ञ किया और उसकी आत्मा को उस कुएं के अंदर कैद किया और उसे एक अभिमंत्रित धागे से बांध दिया। याद रहे राजा जी, ये ताला जब तक बंद है तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। गलती से भी ये ताला खुलना नहीं चाहिए। उसके कुछ दिनों के बाद ही राजा की अकस्मात रूप से मृत्यु हो गई। किसी को पता नहीं चला कि आखिर ये हुआ कैसे। तब से लेकर आज तक वह कुआं बंद था। तुमने उस ताले को तोड़कर उस आत्मा को फिर से मुक्त कर दिया है। अब ना जाने वो क्या करेगी। तभी बाहर एक जोर से कुछ टूटने की आवाज आई। सबने बाहर जाकर देखा तो कुएं का ढक्कन टूटकर बाजू में गिरा था और कुएं का पानी बवंडर की तरह ऊपर आया था और मिथिला पानी में एक भयानक रूप के साथ थी। उसकी आंखों में बदले की आग साफ नजर आ रही थी। बदले की कहानी तो पूरी हो गई। अब मेरा बदला भी पूरा होगा। ऐसा कहकर उसने राय बहादुर को अपने पानी के जाल में फंसा लिया। राय बहादुर जोर जोर से चिल्ला रहे थे, ताजेंद्र तुम यहाँ से भाग जाओ,
अपनी जान बचाओ और यहाँ कभी वापस मत आना। ताजेंद्र और रोशन वहां से भाग रहे थे कि मिथिला ने ताजेंद्र को भी अपनी पानी के लपेट में ले लिया। दोनों को पकड़कर वो जोर जोर से हंसने लगी। उसने राय बहादुर को पानी में फेंक दिया। थोड़ी देर में राय बहादुर की लाश पानी के ऊपर आ गई। रोशन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जोर जोर से हनुमान चालीसा का जाप करने लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। उस जाप से मिथिला की शक्तियां कमजोर होने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। बंद करो ये मंत्र पढ़ना, बंद करो। मिथिला ताजेंद्र को पानी में लेकर ही जा रही थी कि रोशन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बाहर खींच लिया। मिथिला कुएं के अंदर चली गई थी। थोड़ी देर में सब कुछ शांत हो गया। कुएं का पानी भी शांत हो गया था। रोशन और ताजेंद्र जल्दी से वहां से भाग गए, लेकिन कुछ ही समय में कुएं का पानी फिर से भवंडर का रूप लेने लगता है। मिथिला वापस पानी के ऊपर आकर, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं।